परवेज रसूल पता है ना? अपने कश्मीर टीम का कप्तान है, रणजी टीम का कप्तान है और स्पिन बॉलर है। तो आप बॉलिंग डाल रहे हो परवेज रसूल की तरह, हमने खिलाड़ी है, आपने गेंद बहुत खूबसूरती की तरह डाल दी है, बल्लेबाज को चकमा दे गई है और बल्लेबाज के पैर पे बॉल लग गई है। अब जोर से क्या चिल्लाओगे? हेलो, Yeah, sir. या कैन यू हियर? Yes, sir. All of us can hear you. Everybody is on mute till the session 45 minutes are over. So they will not be able to respond to questions. Hello, sir. हेलो, Hello. या आई कैन hear you now, but I can't see you. I can see Sarang Gosavi. I can't see Amit Jadhav. Right. He has not shared his video. Okay, So there are few schools who have shared it and few not. So the video will keep rotating and keep changing its place, sir. that's fine. Okay, so should I continue? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली जब भी आप क्रिकेट ग्राउंड पे हो, आपने एक बढ़िया सी गेंद डाली है और गेंद पैर पे लग गई, आप जोर से चिल्लाते हो LBW, लेग बिफोर विकेट, पर खिलाड़ी आउट हुआ है नहीं हुआ है आप कैसे पता करोगे? आप किसी की ओर देख के जोर से आप चिल्लाओगे, अपील करोगे कि LBW, The net connectivity is 18 its point.
और वो तीसरी व्यक्ति कौन होता है? वो तीसरी व्यक्ति होता है जज, न्यायाधीश, जो आपके झगड़े को समझता है और उसे फाइनली एक डिसीजन दे देता है। लेकिन ये झगड़ा सुलझाने के लिए भी हमें किसी की बहुत बड़ी मदद हो जाती है, और वो है वकील, एडवोकेट, सॉलिसिटर या अटॉर्नी। आप अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन के लेफ्ट में आपको एक न्यायाधीश की तस्वीर दिख रही है। उसमें न्यायाधीश के हाथ में बहुत बड़ी बड़ी किताबें दिख रही हैं और हाथ में एक तराजू है, पलड़ा है। उसी के बीच में कानून की देवता दिखाई दे रही है, जिसने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, हाथ में एक पलड़ा है, तराजू है, और एक हाथ में तलवार है। और राइट में आपको एक चित्र दिखेगा जिसमें एक वकील खड़े हैं, हाथ में बहुत भारी भारी बुक्स है, पुस्तक है, किताबें हैं, जो कायदे और कानून के बारे में बात करती है। कानून की देवता का विशेष आपको बताता हूं। ये देवता आंख पे पट्टी क्यों बांध के रखी है? क्योंकि उसे न्याय करना है, और न्याय के लिए मेरे सामने कौन खड़ा है वो न्याय देवता नहीं देखती। वो सिर्फ निष्पक्ष भाव से जैसे सच का मूल्य मापन करके एक डिसीजन दे देती है। और उसमें हाथ में जो तलवार है ना, वो तलवार है पनिशमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, सबक सिखाने के लिए। और कोर्ट में ये आप सारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति दिखाई देंगे आपको। आपको पता होगा भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की नींव भारत के संविधान में लिखी गई है। तो भारत का संविधान भारत को एक गणतंत्र देश समझता है और सभी को कानून के सामने समान समझता है, जिसे हम इक्वालिटी कहते हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे भारत में कानून का राज है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारे बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर, महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, ये सारे वकील थे, और जिन्होंने सरकार के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े और अंग्रेज सरकार को भारत से खदेड़ दिया था। तो वकील का काम जो है वो है न्याय को एक अपने पास लोह की
लोखंड की लोह की तराजू थी वो दे दी और अपने मित्र को बोला, दोस्त मैं शहर जा रहा हूं, इसे संभाल के रखना, जब मैं शहर से वापस आऊंगा मुझे वापस दे देना। ये दोस्त शहर गया, अच्छा खासा व्यवसाय किया, पैसा कमाया, वापस अपने गांव में आया। गांव में आते ही अपने दोस्त को मिला, मित्र को मिला और बातचीत में बोला कि मित्र मेरा एक लोह का बड़ा रिजल्ट आ जाता है। मित्र 10 दिन के बाद अपने दूसरे मित्र के पास वापस आ गया और कहा, दोस्त गांव से मुझे शहर में तुम्हारे चाचा मिले थे और उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सामान भेजा है, पर सामान भारी है, मैं अकेला नहीं उठा पाता हूँ, तो किसी को साथ में भेज देना। दोस्त ने अपने बच्चे को भेज दिया उसके साथ में। आधे घंटे के बाद में ये दोस्त रोते रोते अपने दुष्ट दोस्त के पास आ गया और कहा कि तुम्हारे बेटे को चील उठा के ले गई। चील पता है, ईगल या चील, वो उठा के ले गई। अभी ये दुष्ट दोस्त बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, एक बच्चे को चील उठा के नहीं लेके जा सकती। उसने ग्राम पंचायत बुलाई और सबके सामने उसने बताया कि ये दोस्त ने मेरे बेटे को कहीं पे तो अगवा किया है और अभी बता रहा है कि चील उठा के लेके गई मेरे बेटे को। तभी उसका वकील दोस्त सामने आया और उसने कहा कि जनाब, अगर इस गांव के चूहे लोखंड का लोह का तराजू खा सकते हैं तो चील तो बच्चे को उठा ही सकती है ना। तो एक एक वाक्य से पंचायत को समझ में आई पूरी बात और फिर पंचायत ने ये दोस्त को उसका तराजू दिलवाया और तराजू मिलने के बाद में ये दोस्त ने उसके बेटे को सही सलामत अपने दोस्त के हाथ में हवाले किया। इसलिए बताई कि वकील का काम जो है वो है सलाह देना, कायदे कानून के लिए न्यायालय में वादी प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में दलील करना, अपील करना और जज को बताना कि मेरी बाजू, मेरी साइड सही साइड है और सही बोल रहा हूं मैं, और जो भी सत्य है वो बता देता है वहां पे। और फिर जज का काम होता है जहां पे ऐसे सिचुएशन में दोनों की दलीलें सुनता है, लोगों को सामने बुलाता है और उनकी साक्ष्य लेके फाइनल डिसीजन वकील दे देते हैं। तो ये कोर्स कैसा होता है, आपको अगर वकील बनना है तो आपको LLB, स्क्रीन प्लीज, वन मोर स्क्रीन, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से
LLB कोर्स ज्वाइन करनी होगी, जहां पे LLB कोर्स यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती है और उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो है बैचलर डिग्री। आप किसी भी क्षेत्र के स्नातक होने चाहिए, जैसे कि वाणिज्य है, शास्त्र है या कला है, BCom, BSc या BA, और उसमें आपको कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ में कुछ कॉलेजेस में एक एंट्रेंस टेस्ट होती है जिसे कहते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, CLAT। ये एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की और अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे इसका मूल्यांकन ग्राह्य माना जाता है। तो ये 3 साल का कोर्स जो है उसी के साथ में एक अलग कोर्स होता है जो है 5 साल का, और उसकी एलिजिबिलिटी है 12वीं कक्षा पास। तो 10+2, अगर आप पास हो, मतलब 12वीं हो, HSC हो, हायर सेकेंडरी हो, तो आप 5 साल के LLB कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हो। अभी वकील बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी होगी। भारत के टॉप 12 यूनिवर्सिटीज के मैं नाम आपको बताता हूं। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये है भारत के टॉप 12 लॉ कॉलेजेस। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलोर, ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है भारत की। उसके साथ में है कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, वेस्ट बंगाल WB नेशनल यूनिवर्सिटी जुरिडिकल साइंसेस कोलकाता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, ILS लॉ कॉलेज पुणे, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ खड़गपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्चगेट मुंबई। तो ये 12 ऐसे कॉलेजेस है जहां पे विधि की, लॉ की शिक्षा दी जाती है, और ये टॉप 12 कॉलेजेस है। इसके अलावा भारत में जितने सारे यूनिवर्सिटीज है, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको लॉ का शिक्षण मिल सकता है। उसके लिए जैसे मैंने एलिजिबिलिटी बताया, वो है 3 साल के कोर्स के लिए ग्रेजुएशन, जैसे कि वाणिज्य, शास्त्र या कला में आप स्नातक होने चाहिए, और बहुत सारी अलग अलग बैचलर डिग्री अवेलेबल है भारत में जो एलिजिबिलिटी के लिए जानी जाएगी। तो इसका
प्रोजेक्ट करना होता है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, ग्रीन ट्रिब्यूनल पे, पर्यावरण पे, या ऐसे किसी भी विषय में आप आपका प्रोजेक्ट बना सकते हो जो कानून के साथ में संबंधित हो। उसी के साथ में आपको 6वें सेमेस्टर में मूट कोर्ट, मतलब झूठ मूठ का कोर्ट होता है, जिसमें जज, कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के कोई शिक्षक जज बनते हैं और विद्यार्थी को वकील का रोल प्रदान किया जाता है और कुछ केसेस बताए जाते हैं जहां पे आपको या तो वादी या प्रतिवादी का वकील बनना है। और जैसे कि आप खुद वकील हो, एडवोकेट हो, उस हिसाब से आप जज को आपकी दलीलें पेश कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आपके वादी या प्रतिवादी जहां से आप हो वो क्यों बेगुनहगार है। और फिर जज आपको आपने जिस तरीके से दलीलें पेश की उस हिसाब से आपको मार्क्स दे देता है मूट कोर्ट के लिए, और वो मूट कोर्ट के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम के समय वो मार्क्स गिने जाते हैं और उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसी के साथ में आपको 5वें या 6वें सेमेस्टर में अलग अलग कोर्ट विजिट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अलग अलग कोर्ट्स में जाओगे। जैसे कि सिविल कोर्ट है जहाँ पे प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के मसले सुलझाए जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट है, लेबर कोर्ट है जहाँ पे कामगारों के, मजदूरों के झगड़े कंपनियों के साथ में निपटाए जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है जहाँ पे ग्राहक मंच होता है। तो अलग अलग कोर्ट्स में आप जाके कुछ चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। अभी वकील होने के बाद में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, पर उसके पहले मैं आपके साथ में एक केस डिस्कस करना चाहता हूं। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज, वन मोर क्लिक। सामने आपको एक चॉकलेट दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया सी चॉकलेट। मान लो कि आज आपका जन्मदिन है, 100 रुपए की आपने खुद के लिए चॉकलेट लेके रखी है और पूरे क्लासरूम के लिए, हर एक क्लासरूम के बच्चे के लिए आपने एक एक चॉकलेट खरीदी है। चॉकलेट खरीद के आपने सबको दे दी है और जैसे ही आपका कोई दोस्त चॉकलेट खोलता है, उस चॉकलेट के अंदर उसे मिलता है एक कीड़ा, कैटरपिलर जिसे कहते हैं। हर एक बच्चा चॉकलेट खोलता है और उसे दिखाई देता है एक छोटा छोटा कीड़ा या कैटरपिलर, और फिर आपको वो बोलता है कि दोस्त यार ये तो चॉकलेट में नहीं खा सकता। आप तो मायूस होंगे ऐसे अगर आपके साथ में होगा तो, क्योंकि एक तो आपने इतने प्यार से सभी के लिए चॉकलेट लेके आए पर अभी कोई चॉकलेट खा नहीं सकता। दूसरी चीज, आपके माता पिता ने जो मेहनत से पैसा कमाया है, वो पैसा जो आपने चॉकलेट खरीदने के लिए लगाया, वो पैसा तो बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो अभी आपको कुछ करना होगा, कहीं पे तो आवाज उठानी होगी, क्योंकि जो चॉकलेट कंपनी ने चॉकलेट भेजा है जिसमें चॉकलेट आपको हेल्दी होना चाहिए, अनहार्मफुल होना चाहिए,
पर ये चॉकलेट में कीड़ा पड़ा हुआ है तो आप तो नहीं खा सकते। पर उससे बड़ी बात है कि अगर आपके साथ में 20 चॉकलेट में ऐसा प्रकार हुआ है तो इसी चॉकलेट की कंसाइनमेंट में शायद 1000 चॉकलेट हो जिसमें इस प्रकार की कंटामिनेशन हो या कीड़ा पड़ा हो, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए आप ग्राहक हो, आप उपभोक्ता हो और आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, जहां पे आप ग्राहक मंच में तकरार दाखिल कर सकते हैं और उस ग्राहक मंच में तकरार दाखिल करने के लिए आपको सहायता मिलेगी वकील की, जहां पे आप आपको वकील को बताएंगे कि ये चॉकलेट ली थी, इस कंपनी की थी और इसमें हमें ये चीज मिली है, और ग्राहक मंच के न्यायाधीश ये सब सुन लेते हैं। उनके सामने ये सब सैंपल्स दिखाए जाते हैं, लैब टेस्ट बताए जाते हैं और फिर न्यायाधीश जो ग्राहक मंच के हैं वो आपको मुआवजा देते हैं, जहां पे कॉम्पेंसेशन मिलेगा और आपको जो पीड़ा हुई है, आपके जो पैसे बर्बाद हुए हैं, उसके लिए आपको एक मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको वकील की हेल्प लेनी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत बहुत अलग अलग तरीके के मसले होते हैं, झगड़े होते हैं, जहां पे वकील की जरूरत पड़ती है। तो आपने जब भी लॉ की शिक्षा पूरी कर ली तो आपके पास मुख्यतः 2 विकल्प होंगे। एक विकल्प होगा जहां पे आप वकीली पेशे में या प्रोफेशन में आप वकील बन के कोर्ट के सामने दलीलें पेश करें आपके क्लाइंट के बिहाफ पे, या दूसरा चीज आप कोई कंपनी में लीगल ऑफिसर इस टाइटल से आप काम कर सकते हो। भारत देश में हजारों कानून हैं और इतने सारे कानूनों को समझना मुमकिन नहीं है, और उसके लिए जानने के लिए आपको वकील की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसे हर एक कानून के बारे में अच्छी खासी जानकारी होती है। तो जब भी आप वकील बनोगे तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे और जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि सिविल लॉ। सिविल लॉ होता है कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद, इनके झगड़ों के लिए, जहां पे किसी ने एग्रीमेंट तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ी है और जमीन जायदाद के झगड़े हैं, तो वो जाते हैं सिविल जज के पास, सिविल कोर्ट में, जहां पे गुनाह के बारे में संबंधित झगड़े होते हैं, क्राइम, गुनाह, और उसके बारे में हम जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, जहां पे क्रिमिनल कोर्ट के सामने अलग अलग गुनाह के केसेस सुनाई देते हैं, जैसे कि चोरी है, 420 है, चीटिंग बोलते हैं उसे, खून है, इस तरीके के गुनाह कोर्ट के सामने सुनाई देते। लेबर लॉ, जैसे कि मजदूर उनके हक के लिए या मजदूर यूनियन उनके हक के लिए लेबर कोर्ट में कंपनी के सामने, कंपनी के अगेंस्ट सूट दाखिल कर सकती है, या कंपनी भी मजदूरों के अगेंस्ट या मजदूरों के यूनियन के अगेंस्ट लेबर लॉ कोर्ट में सूट दाखिल कर सकती है।
टैक्स लॉ, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, इस तरीके के अलग अलग लॉज है। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कि ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है और कंज्यूमर लॉ है। तो अलग अलग लॉज हैं जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और आपका करियर एक लॉयर या एडवोकेट या अटॉर्नी, आप अलग अलग नाम है इन्हें, आप एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो। उसके साथ में एक विकल्प है जहाँ पे आपने वकील के तौर पे बहुत सारे साल कोर्ट में गुजारे हैं, तो आपको न्यायाधीश होने का भी अवसर मिल सकता है। उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूर्ण करते हो तो आपको न्यायाधीश बनने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। इसके साथ में और एक प्रोफेशन है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक अलग प्रोफेशन है, बहुत नया प्रोफेशन है और बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। जैसे कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुना होगा, CA, ICWA, कॉस्ट अकाउंटेंट सुना होगा। उसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स जो कंपनी चलाते हैं। उसके साथ में होते हैं मैनेजमेंट, जिसमें होगा CEO, COO, CFO, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और अलग अलग मैनेजमेंट लेवल के लोग। तो कंपनी सेक्रेटरी की क्या जरूरत है? कंपनी की सेक्रेटरी की जरूरत क्या है, उसके पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक राजा को कोषाध्यक्ष जगह के लिए किसी को चुनना था। तो उसने कहा कि कोषाध्यक्ष के लिए मेरे पास 4 विकल्प है, 4 भाग्यशाली लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है और 4 में से मैं किसे चुनूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसने फिर अपने प्रधान सलाहकार, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, उसे पूछा कि 4 में से मैं किसे चुनूं। तभी कंपनी सेक्रेटरी ने उसे एक नसीहत दी, सलाह दी और फिर राजा ने चारों को अलग अलग समय राज दरबार में आने के लिए बताया, जैसे कि इंटरव्यू के लिए। आने के समय राज दरबार में जैसे ही वो पधारे, उसके पहले उसने बाग में कुछ सोने की मोहरें रख दी, सीढ़ियों पे कुछ सोने की मोहरें रख दी, हॉल में सोने की मोहरें रख दी और जहां तक इंटरव्यू के लिए जो आने का रास्ता था, सब जगह पे सोने की मोहरें रख दी। जैसे ही पहला बंदा आया इंटरव्यू के लिए, उसने देखा सोने की मोहर पड़ी है, लालच हो गई, उठा के खिसे में डाल दी। दूसरी दिखी, दूसरी खिसे में डाल दी। तीसरी उठाई, तीसरी खिसे में डाल दी। इंटरव्यू के लिए राजा के सामने जब पधारा तो राजा ने पूछा नहीं तुम्हारे पास कितना अनुभव है, राजा ने सिर्फ उतना ही बताया कि अभी आप मुझे नाच के दिखाओ। वो आदमी बोला मुझे आपने कोषाध्यक्ष के लिए बुलाया, नाचने के लिए क्यों बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, राजा बोला नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे थोड़ी अलग प्रथा है, आपको नाचना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं नहीं नाच सकता। राजा ने उसको बाजू में खड़ा कर दिया। दूसरा आ गया, दूसरे को भी वैसे ही बताया नाच के दिखाओ। वो भी बोला कोषाध्यक्ष के लिए आपने मुझे बुलाया है और नाचने के लिए बुला रहे हो। तीसरा आया, तीसरे ने भी वही किया था। आने के समय जितने सोने की मोहरें दिखी अपने खिसे में डाल दी थी। तीसरा भी पकड़ा गया, वो भी नाच नहीं पाया। चौथा आ गया, चौथा आते ही पहले राजा को बोला महाराज
ये जो कोषाध्यक्ष का जो है वो बाद में देखा जाएगा, पर मुझे बाग में, हॉल में, सीढ़ियों पे कुछ सोने की मोहरें मिली है, वो मैंने इकट्ठा की है। ये किसी के हाथ से गलती से गिर गई होगी, तो ये आप किसी के पास देखे रखिए, ये लीजिए 5 सोने की मोहरें। राजा ने कुछ भी नहीं कहा और उसे कोषाध्यक्ष बना दिया। उसे नाचने के लिए नहीं बुलाया। नाचने के लिए क्यों बताया था? क्योंकि जैसे ही कोई अगर नाचता तो खिसे में से जो सोने की मोहर है उसकी आवाज आती और समझ में आती कि इसकी नीयत कैसी है। तो कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल है कंपनी में वो ऐसे ही है। वो एक प्रहरी है, वो कंप्लायंस ऑफिसर है, जिसे हर एक लॉज और रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है और पालन करना पड़ता है, हर एक कायदे और कानून का। कंपनी का जो व्यवहार है, जो व्यवसाय का मार्गदर्शन है, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, जहां पे डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं और वो जो दिशा बताते हैं उस हिसाब से कंपनी की मैनेजमेंट, जो कि सीईओ, सीओओ, सीएफओ, वो कंपनी को फिर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी की जो महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, बैटरी लाओ रे जरा। कंपनी सेक्रेटरी की जो महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स चलाए। तो वो कंप्लायंस ऑफिसर है। शेयर होल्डर्स के बारे में वो इन्वेस्टर रिलेशंस संभालता है और मैनेजमेंट और बोर्ड का एक महत्वपूर्ण संबंध है उसको बनाए रखता है। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। तो कंपनी सेक्रेटरी का विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसका नाम है ICSI, इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में और इसके रीजनल ऑफिसेस है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और अलग अलग शहरों में इसके चैप्टर्स होते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको एनरोलमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स का विकल्प है, जहां पे 12वीं कक्षा के बाद में आप एनरोलमेंट कर सकते हो फाउंडेशन कोर्स के लिए। फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद में आप दूसरी लेवल पे जाते हो, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। ये लेवल पे आप डायरेक्टली आ सकते हो आपका बैचलर कोर्स करने के बाद में भी, जहां पे आप वाणिज्य शास्त्र और आर्ट्स, कला में आप बैचलर की हो, तो आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए। उसमें 8 पेपर होते हैं और बहुत सारे पेपर्स में कंपनीज एक्ट और अलग अलग कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है। आप जब भी 8 पेपर पास कर लेते हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है पासिंग के लिए कि कम से कम 40 मार्क और एक ग्रुप जो 4 पेपर्स का होगा उसके 50% मार्क्स। तो एवरेज 50, मिनिमम 40 ईच पेपर। इसी प्रकार आप अगली लेवल पे जाते हो, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल में भी आपको
सिमिलर सिचुएशन होती है जहाँ पे मिनिमम 40 और ग्रुप लेवल पे 50% एवरेज लाना है। बहुत सारे विषय कंपनीज एक्ट और दूसरे कानूनों के बारे में जानकारी होती है और उसके बाद में आपको एक 15 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ता है किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास या किसी कंपनी में। तो ये कोर्स के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बाद में पास होने के बाद आपके पास दो विकल्प है। एक तो आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेशन आपका कंपनी सेक्रेटरी बता सकते हो, जहाँ पे आप कंपनी को एडवाइस दे सकते हो एज एक्सटर्नल प्रोफेशनल, या आप कोई कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी इस पोजीशन पे काम कर सकते हो, जहाँ पे आप कंपनीज एक्ट का इस कानून का पालन करने का उत्तरदायित्व आप पे होता है। आप अलग अलग फाइलिंग्स का सर्टिफिकेशन करते हो, जैसे कि एनुअल रिटर्न, वार्षिक विवरण पत्र, एनुअल अकाउंट्स, वार्षिक जमा खर्च ताली, तो उसका सर्टिफिकेशन करना कंपनी सेक्रेटरी का उत्तरदायित्व है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी बहुत अलग अलग चीजों में माना जाता है, जहां पे वो किसी भी कोर्ट में कंपनी के बिहाफ रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये है कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन। ये भी बहुत बड़ा अच्छा नोबल प्रोफेशन है और भारत में अभी इसे बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मिला है, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो 1956 में था वो अभी 2013 में नया एक्ट आया है और उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और इस जिम्मेदारी का पालन, उत्तरदायित्व कंपनी सेक्रेटरी के कंधों पे है। तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। Sarang, I'm done with that. You are on mute, it seems. So we'll start the question answer, sir, if you permit. We'll start with VKV Umrangso. So Umrangso, if there are any questions, you can come ahead and ask the questions to sir. Sir, is it okay to start the question answers? Any question from VKV Umrangso? What I'll do is I'll go to first slide. I'll scroll down all these slides so that you link them together again, and then we can start with the question. नमस्ते सर। नमस्कार सर, एक लॉयर बनने के लिए स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करना पड़ता है? ओके। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भाषा। आपको लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल होना जरूरी है। कानून की किताबें आपको स्क्रीन दिखाई देगी कि नहीं पता नहीं, अगर दिखाई देगी तो मैं आपको एक आध दो बुक्स दिखा सकता हूँ। आपको अगर दिखाई दे रही है तो देखिए, ऐसे बड़े बड़े बुक्स होते हैं पढ़ने के लिए। दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ सर। तो ऐसे बड़े बड़े बुक्स पढ़ने के लिए आपके पास हार्डवर्क
बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज की समझ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ड्राफ्टिंग है, रीडिंग है, आपको बहुत अच्छी तरह से करना होगा। दूसरी चीज़ है कि वकील को एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। उसको समझ आना चाहिए कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा एम्फसाइज करना है और कहाँ पे मुझे एम्फसाइज नहीं करना है। तो मान लो वापस तो चॉकलेट वाली केस में आपको पूरी तरह से एविडेंस देना पड़ता है, तो वकील को वो सारा चीज का ज्ञान होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी या प्रतिवादी क्या चीजें पूछ सकता है। तो उसके लिए एक एनालिटिकल माइंड की बहुत जरूरी है और उसकी आपको डेवलपमेंट करनी होगी। तो मुख्यतः लैंग्वेज, हार्डवर्क और एनालिटिकल माइंड, ये 3 चीजों के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। So we'll come back to Umrangso again, and we'll go to Mazuli. Any questions from VKV Mazuli? नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अगर मैं एक लॉयर हूँ और मैं एक केस लड़ रहा हूँ और अगर मुझे पता हो कि मेरा ओपोजिशन सही है और मैं जिसका साथ दे रहा हूँ वो गलत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो केस विड्रॉ कर देना चाहिए या ये जानते हुए भी मैं गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूँ उस केस को लड़ना चाहिए? बहुत सही सवाल पूछा आपने। ये सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप वकील हो, आप जज नहीं हो, तो आपको ये चीज जज करने के पहले आपको ये सोचना होगा कि हमारे संविधान में सभी को कानून के सामने समान समझा गया है। और कानून में दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, जहाँ पे जब तक किसी को कानून के तौर पे गुनहगार ठहराया नहीं जाता, तब तक वो बेगुनाह होता है। तो आप जब भी आपके पक्षकार जो है, शायद उन्होंने कुछ गलती की हो, पर वो गलती हो, वो स्पेसिफिकली वो कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं हो, और अगर क्रिमिनल एक्ट हो भी तो भी कानून को अपनी व्यवस्था के तौर पे और अपनी पूरी व्यवस्था के हिसाब से उसे वो केस को हैंडल करना होता है, किया गया है। तो एज ए वकील, एज ए एडवोकेट, आप किसी को जज ना करें, पर उसके जो हक है उसके लिए आप जज के सामने दलीलें पेश करें। फिर इस जज की जिम्मेदारी है पूरी चीजों की जानकारी के बाद में गुनाह है या नहीं है इसकी मान्यता बना देना और उस हिसाब से गुनहगार को पनिशमेंट देना। लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने हक के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत है, तो उसे वकील की मदद लेना जरूरी होता है और वकील उसे सिर्फ हक के लिए बात करे और उसे जब बिकॉज वकील ने सोचा कि इसने गुनाह किया है तो उसे छोड़ना ठीक बात नहीं है, उसे उसका हक प्रदान होना चाहिए। इसके लिए वकील को भले ही उसने ठीक तरह से काम किया हो या ना किया हो, उसे जज के सामने पेश करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। धन्यवाद सर। थैंक यू।
Jawahar Vidyalay, any questions from you? We are unable to hear you. Can you ask your question, Jawahar Navodaya Vidyalaya? Any questions from JNV? JNV, any questions? We are unable to hear you. We'll come back to JNV. We'll go to Tunga. Amit Jadhav sir, any questions from Tunga? Yes, sir. Hello. Yeah, please go ahead. नमस्ते सर। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए मुझे अभी से क्या तैयारी करनी होगी? कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए मुझे अभी से क्या तैयारी करनी होगी? हेलो। Allah sir, the question is कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए उन्हें अभी से क्या तैयारी करनी पड़ेगी? यस सर। Hello, Allah sir, can you hear us? Sandeep? Hello, Allah sir, can you hear us? Hello, Allah sir is rejoining the call because there was some net connectivity issue. Give us 2 minutes and he'll join back. JNV मध्ये त्यांना वाटलं बंद गेले are now unmuted. You say we should have got you a strong target. Left the conference. Hello, Sarang? Sagar? Sarang, no? Allah sir, the question from Tunga was basically if somebody wants to become a CS,
what all he should start preparing today. Okay, I couldn't get the complete question. Can you please repeat that? CS बनने के लिए अभी से क्या तैयारी करनी पड़ेगी? Okay. CS बनने के लिए अभी से आप मैं समझता हूं कि अभी आप 10वीं कक्षा में हो, तो CS के लिए भी बहुत सारे कानूनों की पढ़ाई करनी ज़रूरत है और उसके लिए भी इंग्लिश का ड्राफ्टिंग बहुत लगता है, तो इंग्लिश सुधारना बहुत ज़रूरी है और उसी के बाद में आप CS का ड्राफ्टिंग, कंपनीज एक्ट का ड्राफ्टिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। तो कंपनीज एक्ट के प्रिपरेशन के लिए आपको इंग्लिश ड्राफ्टिंग सुधारनी होगी, कम्युनिकेशन सुधारना होगा और बहुत सारे बुक्स पढ़ने की आदत डालनी होगी। Is that okay? Radhav sir, हेलो सर। सर ने दिया हुआ आंसर। हेलो सर। हाँ, सर ने दिया हुआ आंसर अब तक आप सुन पाए ठीक से? आप ठीक से सुन पाए हैं। So again to VKV Umrangso, any question from VKV Umrangso? Any question from VKV Umrangso? Hello. Namaste, sir. Namaste. Yes, namaste. Quote, in a case, what is more important, analysis or proof? So the question is in a case. So the question is in a case, what is more important, analysis or the proofs? Am I right? Yes. Yes. Okay. एनालिसिस और प्रूफ दोनों हाथ मिला के साथ में चलते हैं, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस बराबर से नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से प्रूफ देने जरूरी है और कौन से प्रूफ आप दे नहीं सकते कोर्ट के सामने। तो एनालिसिस पहले आ जाएगा, प्रूफ बाद में आ जाएगा, लेकिन एनालिसिस की जरूरत आपको पूरी केस खत्म होने तक लगेगी, क्योंकि फाइनली जब भी प्रतिवादी अपने प्रूफ सामने दिखाता है तभी हमें उन प्रूफ्स की सत्यता जाननी जरूरत पड़ती है और उसके लिए वापस आपको एक अलग सा एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एनालिसिस आपको सभी समय प्रूफ डिपेंड करेगी आपके एनालिसिस के बेसिस पे। Thank you, sir. थैंक यू। Any other question from Umrangso? We have lost Masuli and JNV Nongstein, so there are only 2 schools now. One is from Tunga and Umrangso. So any other question from Umrangso?
Uh, Amit Jadhav, sir, any other question from you? No, sir. Okay, thank you. Apeksha, there are no questions now. Okay, so before winding up, I would like to say this was a very good, interactive and interesting session. So I would like to thank Oak sir for his valuable time and also the very easy language in which he explained everything, this critical topic, so we could understand everything properly. So thank you so much, sir. And I would like to convey to all the students that we are looking forward to you, that some of you will be advocates and or CAs in future. So thank you all students and teachers for participating. Thank you, sir, for the time. So Ganesh, you want to add something? Sarang, No, thanks a lot, sir, and it really helped. So, thank you all. Thanks. Thank you. Bye bye, VKV Umrangso.
हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ सर हाँ सर नहीं एक्सपीरियंस तो ठीक ही है लेकिन यहाँ में सर हम लोग का जो नेट कनेक्शन है बहुत वीक है सर कितना टाइम चल रहा है नहीं अभी हो रहा है अभी हो रहा है हाँ 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 सर हाँ सर आपको हाँ सर हाँ सर हाँ 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 ठीक है और आपका जो ईमेल एड्रेस आपका मेल में मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा ठीक है सर ठीक है सर ठीक है अभी सर मीटिंग खत्म हो गया ना सर मीटिंग खत्म हो गया ओके सर थैंक यू आपको मिलके बहुत अच्छा लगा सर ओके ओके थैंक यू ओके बाय मीटिंग खत्म हो गया था इसको रेडी बोल रहा है लेकिन ये देखिए माइक्रोफोन रेडी बोल रहा है कनेक्टेड बोल रहा है इसकी प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है मीटिंग ही खत्म हो गया उस टाइम तो मीटिंग था अब नहीं जा रहा और नेट ये स्लो हो गया था इसलिए नहीं हो सकता है in meeting